All right, welcome back once again. और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3. दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं बेसिकली ये चैप्टर नंबर 1, ये पूरा का पूरा यूनिट 1 से यूनिट 5, ये एक बड़ी सी ब्रांच है फिजिक्स की जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तुमने देखा होगा हमारी जो ये सारी क्लासेस हुई थी, अभी पिछले कुछ चैप्टर्स हमने किए, तो हमारी सारी क्लासेस में एक इंसान हमारे साथ हमेशा बने रहे और वो इंसान थे दिस एल्बर्ट आइंस्टाइन. नाउ दिस गाय वाज ऑलवेज देयर, और अपने जो सारे पिछले कुछ चैप्टर्स थे उन सारे चैप्टर्स में इनको यहाँ पे रखना अनिवार्य था, क्योंकि there was a major role that this person played in terms of the discovery of atom, molecule, semiconductors. ये सारे जो चैप्टर्स थे इनमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था एल्बर्ट आइंस्टाइन सर का. लेकिन अगले जो कुछ चैप्टर्स हम अभी करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इससे पहले जो हमने किया इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशनशिप, उसके बाद हम पढ़ेंगे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इन सारे चैप्टर्स के लिए इन सारे चैप्टर्स के लिए हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन सारे चैप्टर्स में बहुत कम योगदान था एल्बर्ट आइंस्टाइन का. राइट? तो मैं इनको अभी यहाँ से हटा रहा हूँ. तो अगर आखिरी बार तुमको किसी को इनको देख के बाय बाय बोलना है तो दिस इज द गाय. इन्होंने बहुत सारी हमारी मदद की मॉलिक्यूल्स को समझने में, एटम्स को समझने में, सेमीकंडक्टर्स को समझने में. ये सारे चैप्टर्स में एल्बर्ट आइंस्टाइन हमारे साथ थे, लेकिन अभी फॉर द नेक्स्ट 5 चैप्टर्स हमें इनकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है. तो हम अभी इनको विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वापस छोड़ के आएंगे. ठीक है जी. लेकिन जगह को तो खाली नहीं छोड़ सकते, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो भरना पड़ेगा. और जो इंसान अभी इस जगह को भरने वाले हैं, ही इज दिस गाय. एनी आइडिया, एनीवन? कौन है ये? सर, एच.सी. ऑस्टेड. नो. पास्कल. नहीं जी, पास्कल, अरे पास्कल कहाँ से आ गया रिद्धिमा? पास्कल तो प्रेशर वाले थे ना, कि यस. फोर्स अपॉन एरिया वाले इंसान थे पास्कल. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी वाले कोई इंसान आएंगे, जैसे कि फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माइकल फैराडे, तो हमने सुन रखा होगा. हम्म? और या फिर थॉमस एल्वा एडिसन आ सकते हैं, लेकिन एडिसन तो लग नहीं रहे हैं. या फिर कुछ टेस्ला वगैरह आएगा. टेस्ला, ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी करंट, ये सारे इंसानों में से कुछ आएगा. इनफैक्ट जब मैं यहाँ पे इनको प्लेस करने वाला था, सो आई वॉज लिटिल कंफ्यूज्ड कि किसको रखा जाए. लेकिन उसके बाद काफी सोच विचार के बाद मैंने चूज किया कि हम इनको रखेंगे. द नेम ऑफ द गाय इज जॉर्ज ओम. ओम्स लॉ सुन रखे हैं? यस. इन्होंने हमको एक सिंपल सी स्टेटमेंट दी कि जब इलेक्ट्रिकल कोई सर्किट होता है, उसमें तुम कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लगा दो, कैपेसिटर वगैरह लगा दो, तुम काफी सारा सामान लगा दो, उसके बाद तुम एक बैटरी लगा दो, और उस बैटरी से तुम करंट कैसे निकालोगे, तो उसका एक रिलेशनशिप इन्होंने हमको दिया, V इज इक्वल टू आई आर. मतलब कि इन्होंने बोला इलेक्ट्रिसिटी, that is the current which is flowing through the circuit, is directly proportional to the EMF of the battery which is applied. और इनको चूज करने का एक और भी रीजन है, क्योंकि ये इंसान तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में भी तुमको मिलेंगे. सो लेट मी शो यू योर टेक्स्ट बुक. तुम्हारी टेक्स्ट बुक में अगर तुम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट आज की क्लास में. और हम करंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये तुमने ऑलरेडी कर रखी है, 10th क्लास में भी ये सारी चीजें की है ना. आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. फिर आई एट अ सर्टेन टाइम इज द लिमिट ऑफ डी क्यू बाई डी टी, वेर टी इज टेंडिंग टू 0. तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे. लेकिन जो मैं तुमको दिखाना चाह रहा हूं, दैट इज ओम्स लॉ. ये वो इंसान है जिन्होंने हमको ओम्स लॉ दिया. एक बार इनको साइड में कर देते हैं. तो ये वो इंसान है जिन्होंने हमको ओम्स लॉ दिया. और ओम्स लॉ के अंदर नॉर्मली 10th क्लास में, ओ, ये अपने वाले से शक्ल मिल रही है इनकी? हाँ ना? ओके. एनसीईआरटी में थोड़े से ये मोटे लग रहे हैं, लेकिन
is the same guy. हाँ, तुम आंखें देखो थोड़ी सी, same guy. Okay, so this guy is George Simon Ohm, and he lived from 1787 to 1854. 1850s में he was he died in 1854. और एल्बर्ट आइंस्टाइन वाली कहानी सारी कब हुई? ये रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, एल्बर्ट आइंस्टाइन, अर्नेस्ट यंग, ये सारे लोग कब आए? 1900 के बाद, 1907 1908 के टाइम पे, जब ये सारी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह डिस्कवर हो चुकी थी। उस टाइम पे ये क्लासिकल मैकेनिक्स आ चुकी थी, न्यूटन वगैरह ऑलरेडी आ चुके थे। न्यूटन भाई साहब कब थे? अपने 1500-1600 में। जब वहां पे एक बार कोरोना फैला था अलग तरह का। सो द नेम वाज द ग्रेट फ्लू। ये अपना कोरोना तो अभी बहुत कम चला है, उस टाइम पे जो वहां पे कोरोना चला था ना, द ग्रेट फ्लू, तो वो 200-300 साल का, मतलब ऐसे लगातार वो चलता ही रहा। सॉरी ज्यादा बोल दिया, 200-300 साल नहीं, ओके, नॉट, आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ मच, बट लेकिन काफी देर तक वो जो पैंडेमिक था जो वहां पे फैला था वो चलता ही रहा था। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी है, उनके टाइम की। और उसके बाद जब बिल्कुल जब मॉडर्न फिजिक्स का जमाना स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे ये सारे लोग आए, एल्बर्ट आइंस्टाइन टाइप के लोग, जिन्होंने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इन सारी चीजों की डिस्कवरी की। तो ये है ओम्स लॉ। प्रोबेबली अगले चैप्टर्स के लिए ये शायद यहाँ पे ना रहे, क्योंकि इसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, ईएमआई। उसके बाद हो सकता है हमें फ्लेमिंग को लाना पड़े यहाँ पे, या फिर फैराडे को लाना पड़े यहाँ पे, जिन्होंने मैग्नेटिज्म के बारे में इन डेप्थ रिसर्च की। लेकिन आज के चैप्टर के लिए बिल्कुल एप्ट है ये, क्योंकि आज के चैप्टर में हम सिर्फ एक ही चीज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। आज हम जस्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे V इज इक्वल टू आई आर, और इसके हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चंस करेंगे V इज इक्वल टू आई आर के, फिर उसके बाद हम V इज इक्वल टू आई आर के कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे दूं। ये आइडिया मैंने तुमको जब तुम पहली बार आए थे 12th क्लास में तब भी दिया था, कि चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 5, इसको तुम यूनिट 1 टू यूनिट 5 भी बोल सकते हो, मतलब जिस जो भी तुम बुक फॉलो करते हो उसके हिसाब से। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये जो पूरी एक फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इसको भी हम कुछ पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। पहला तो वो वाला पार्ट जिसमें चार्ज इज एट रेस्ट। So when charge is at rest, can we say we are talking about electrostatics? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? अगर तुम रुके हुए हो तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस इज बेसिकली योर चैप्टर नंबर 1 एंड 2, जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और कैपेसिटेंस, जो भी कहानी हमने आज तक पढ़ी है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन जब हमारा चार्ज आ जाएगा अभी मोशन में, आज की क्लास के बाद हमारा चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा, और जब चार्ज मोशन में आ जाता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब तुम सोच रहे होगे कि यार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम काफी कुछ पढ़ेंगे, काफी चैप्टर्स बचे हुए हैं ना, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, मतलब कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है। एंड वन सिंपल रीजन इज कि ये जो चार्ज का मोशन है इसको भी हम दो टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे। पहले, व्हेन चार्ज की वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज मूविंग इज 0। इस केस में हमारे पास जो चीज प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं करंट। जब भी तुम्हें कभी तार को हाथ लगा के करंट लगा है, मतलब कि उसके अंदर चार्ज मूव कर रहा था। वो चार्ज कुछ भी हो सकता है। 99% ऑफ द टाइम्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन कुछ भी मूव कर सकता है। अल्फा पार्टिकल मूव कर सकता है, प्रोटॉन मूव कर सकता है, पॉजिट्रॉन मूव कर सकता है, कोई भी आयन मूव कर सकता है। कोई भी चीज जिसके पास चार्ज है, अगर वो कहीं से मूव कर रही है तो वहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास करंट। या फिर तुम इसको इलेबोरेट शब्दों में बोल सकते हो, दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी।
और जब चार्ज मोशन में होगा इसका एक और वेरिएंट निकल के आता है, दैट द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज नॉट फिक्स्ड. When velocity of the charge is not fixed, इसका मतलब acceleration is not equal to 0. अब acceleration is not equal to 0 का मतलब एक तो ये हो सकता है कि चार्ज तुम्हारा यहां से स्टार्ट हुआ, उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ाते जा रहा है कॉपर की तार के अंदर में से, या फिर चार्ज तुम्हारा यहां से स्टार्ट हुआ और गोल गोल घूमने लग गया, क्योंकि जब कोई इंसान गोल गोल घूम रहा है तो क्या होता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन बन जाती है, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0. तो जो सेकंड चीज होगी वो हम पढ़ेंगे, व्हेन अ चार्ज इज इन मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, इस वाले केस में यू विल सी दैट वी हैव मैग्नेटिज्म. ये पूरी की पूरी कहानी है फ्रॉम चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 5, और इसके बाद चैप्टर नंबर 6 जो हम पढ़ेंगे दैट इज ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स में तुम्हारी वही कहानी, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, पावर, इंटरफेरेंस, और लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि लाइट जब तुमने देखा होगा लाइट जब एंटर करती है तो मुड़ जाती है. तो ये एक प्रॉपर्टी है. या फिर तुमने देखा होगा लाइट जब दो लाइट की वेव्स आती हैं, अभी तो तुम्हें महसूस नहीं हो रहा होगा, एक बार मैं एक काम करूं, अपनी वीडियो को ना मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, सो यू विल नोटिस कि ना यहाँ पे कुछ वेव्स बन रही हैं. अपने आप को मैं बड़ा कैसे करूं, 1 सेकेंड. या सो जस्ट लुक एट माय वीडियो वेरी केयरफुली. ठीक है, मेरी वीडियो को अगर तुम देखो तो तुम्हें दिख रहा होगा, अच्छा मैं पीछे इसको गायब कर दूं एक बार. या नाउ जस्ट लुक एट माय पिक्चर वेरी केयरफुली. एक तो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं अपना नॉर्मल लैपटॉप का वेबकैम यूज कर रहा हूं. सेकेंडली क्वालिटी को भी छोड़ के तुमने नोटिस किया होगा कि मेरे मुंह पे जो लाइट है वो फ्लिकर कर रही है. Have you seen this? मेरे मुंह पे लाइट इज फ्लिकरिंग. इसका मतलब लाइट फ्लिकर कर रही है, मतलब कि ऐसा नहीं कि लाइट सीधा एक रे में आ गई और एक कंटिन्यूस मेरे पास कोई यहाँ पे स्पेक्ट्रम बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्लिकरिंग हो रही है. तुम्हें शायद छोटी फोटो में तुमको ना महसूस हो, लेकिन जब हमने इसको बड़ा किया सो वी रियलाइज्ड कि फ्लिकरिंग हो रही थी. इसका मतलब दो लाइट की रेज आपस में इंटरफेयर कर रही हैं, दो लाइट की रेज आपस में इंटरफेयर करके इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रही हैं. हाँ, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑप्टिक्स में. फिर उसके बाद की कहानी तो तुमको पता ही है. उसके बाद हम करेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. हमने पढ़ लिया एटम्स, फिर हमने पढ़ लिया मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया सेमीकंडक्टर्स, और फाइनली एंड में हम एक चैप्टर करेंगे विच इज कम्युनिकेशन सिस्टम्स. राइट, तो ये पूरी की पूरी कहानी होगी 12th क्लास की. और 12th क्लास में भी ये सारी चीजें हमने कर रही हैं, एंड वाली चीजें. और अभी जो हम अगले 2-3 महीने के लिए जो हम बातें करेंगे दैट वुड बी ओनली रिवॉल्विंग अराउंड इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे, करंट की बात करेंगे, मैग्नेट्स की बात करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल. मतलब कि अब हम पूरा डोमेन चेंज करने वाले हैं. ठीक है, अगले अगले 2-3 महीने के लिए जो हम सारी बातें करेंगे दैट वुड बी ईदर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी और अबाउट मैग्नेटिज्म. ओके, सो चैप्टर का नाम है जी करंट इलेक्ट्रिसिटी. और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज की क्लास में हम थोड़ा सा स्लो जाएंगे, मुझे पता है क्योंकि पहली पहली क्लास है. तो आज की क्लास में हम जस्ट एक चीज करेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, और हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है. इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन तुमने ऑलरेडी 10th क्लास में भी पढ़ रखी होगी. करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, एनीवन? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, Charge. वंडरफुल. इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. सो कशिश, चार्ज की कुछ एग्जांपल्स हो सकती है हमारे पास. मान लो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, वो भी चार्ज है. अगर मेरे पास कोई प्रोटॉन है, वो भी चार्ज है. पॉजिटिव, नेगेटिव, कितना चार्ज, मैग्नीट्यूड, ये सारी चीजें बाद में देखेंगे. लेकिन चार्ज मतलब क्या? चार्ज मतलब या तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा या फिर प्रोटॉन फ्लो करेगा.
या फिर पॉजिट्रॉन फ्लो करेगा? न्यूट्रॉन नहीं फ्लो कर सकता, राइट? अगर मान लो न्यूट्रॉन जा रहा है, इसका मतलब करंट इज 0। मान लो हमारे पास एक कॉपर की तार है, यहाँ पे कॉपर की तार में से यहां से 20 बिलियन न्यूट्रॉन्स इधर से गए और जुम करके निकल गए। टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड में सारे के सारे न्यूट्रॉन्स यहां से निकल गए बहुत जल्दी, फास्ट स्पीड में। स्टिल करंट इज 0, क्योंकि भाई न्यूट्रॉन्स के पास चार्ज ही नहीं था। या फिर सोडियम के एटम निकल गए, सोडियम के एटम्स निकल गए और पूरे के पूरे यहां से बहुत तेजी से निकल गए कॉपर की तार के अंदर में से। स्टिल करंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं था। लेकिन अगर सोडियम के आयंस निकल जाएं, अब सोडियम के आयंस आर चार्ज्ड पार्टिकल्स, या फिर इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, या फिर प्रोटॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, पॉजिट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल। अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल निकल गया तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको तुम चाहे छोटा आई लिख लो चाहे बड़ा आई लिख लो, एंड दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। 5 सेकंड के अंदर कितना चार्ज निकल गया वो हमको बताएगा कि करंट कितना है। ठीक है जी, एवरीवन प्लीज गिव मी अ थम्स अप। समझ में आ रहा है? बहुत ही बेसिक सी बातें कर रहे हैं हम अभी तक, 10th क्लास में हम पढ़ रखे हैं हमने ये सारी चीजें। ओके नाउ चलो, अगर तुम्हें सब समझ में आ गया, एक सिंपल सी चीज बता दो। एक कॉपर की तार है मेरे पास, 10 सेकंड के अंदर अंदर उसके अंदर में से 625 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। ओके मैं लिख के देता हूं तुमको। एक कॉपर की तार है मेरे पास, उस कॉपर की तार में से ये मान लो हमारा ऑरेंज कलर का इलेक्ट्रॉन, ठीक है? हम मुझे पता नहीं एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन कौन से रंग का होता है। सो मान लो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की पूरी चेन है। यहां से इलेक्ट्रॉन्स यहां से आ रहे हैं, पूरे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके अंदर में से निकल गए। 1 सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए? 625 इंटू 10 रेज टू द पावर 18। Number of electrons that passed through this copper wire is 625 into 10 raised to the power 18 in 1 second. तो जब तुम इस कॉपर की तार को हाथ लगाओगे तो तुमको कितने एम्पेयर का करंट लगेगा? Anyone? Okay. अभी तक जवाब आ जाना चाहिए था। अगर नहीं आया इसका मतलब कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है यार, मैं बिना सोचे समझे तुमको फिगर्स दे देता हूँ और बाद में मुझे पता चलता है कि ये कैलकुलेशन डिफिकल्ट थी। चलिए एक कोशिश करते हैं हम। तो 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल गए, दे आर दीज मैनी इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब 1 सेकंड में जो चार्ज यहां से निकल गया होगा, दैट चार्ज वुड बी इक्वल टू n इंटू ई। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज। हमको क्या निकालना है? करंट। वी नो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। टाइम तो हमको दे रखा है, टाइम इज 1 सेकेंड, और चार्ज इज इक्वल टू एन ई। सो बेसिकली करंट is equal to charge upon time, which is equal to ne, which is equal to n is
625 into 10 raised to the power 18 multiplied by एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 raised to the power minus 19. Okay. All right. Now, this is 10 raised to the power minus 19. This is 10 raised to the power 18. तो ये बन गया 1/10. तो यहाँ पे बेसिकली 62.5 जो हमारा आंसर आएगा that is 62.5 multiplied by 1.6. किसी का आंसर आया? अगर नहीं आया तो हम करते हैं इसको 16 5s are 80. So 16 5s are 80. 8 is carryover. 16 2s are 32. 32 plus 8 is okay. 32 plus 8 is equal to 40. 4 आ गया हमारे पास यहाँ पे 16 6 are 96 plus 4 is equal to 100. Okay. हमको डेसिमल कितने पॉइंट्स के बाद लगाना है रिद्धिमा? 2 points sir. 2 points. तो कहाँ पे लग जाएगा? यहाँ पे ना? Yes sir. 10. Oh, hold on. लेकिन आंसर तो इसका 100 ही लग रहा है 62. यस सर 100 आएगा, एक और 0 आएगी वहां पे. Okay, 16 5s are 80. ये वाली 0 आ गई. 8 आ गया यहाँ पे. 32 और 40. 4 आ गया यहाँ पे. 96. Oh yeah, sorry. So 100, this, yes sir. yes. So this is equal to 100. अच्छा, अरे इसकी तो बात की नहीं हमने. इसकी यूनिट्स क्या होती हैं भाई? तो क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीज थी इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया. सो करंट वी राइट इट इज इन एम्पेयर. और ये जो एम्पेयर है ना, ये बहुत ज्यादा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है. क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुमको याद हो 11th क्लास चैप्टर नंबर 1, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, राइट? तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती थी ना हमारे पास. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारी चीजें, मास, लेंथ, वो सब. उनमें से इलेक्ट्रिसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट है एम्पेयर, दैट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. चार्ज भी नहीं है. अगर तुम चार्ज को बोलोगे, चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम आई एंड टी. तो तुम चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो A into T. लेकिन जो ये एम्पेयर है, दिस इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी. और अगला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, इज इट a scalar quantity or a vector quantity? So anyone? स्केलर. Charge is a scalar quantity. तो ऐसा क्यों है कशिश? Why? So charge is a scalar quantity या vector quantity, ये थोड़ा सा debatable है. क्योंकि वेक्टर्स के बारे में हमको एक चीज पता है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है A और अगर मेरे पास दूसरा वेक्टर है B, अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो वो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के हिसाब से हमारे पास आता है. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ एंगल बिटवीन AB. ये सारा हमारे पास फॉर्मूला वगैरह होता है. और इसकी डायरेक्शन, आर की डायरेक्शन को भी निकालने का कुछ फॉर्मूला वगैरह होता है, tan वैन कुछ होता है ऐसा, है ना. और अगर कोई चीज सीधी सीधी ऐड हो जाए, मान लो मैं बाजार से 2 किलो आम ले आया, फिर अगले दिन मैं बाजार से 3 किलो आम ले आया, तो टोटल कितने हो गए जी? 5 किलो. मतलब कि ये होगी सीधा सीधा स्केलर क्वांटिटी. लेकिन अगर मैंने एक टेबल को धक्का मार दिया इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन, फिर टेबल को धक्का मार दिया इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन, तो ये सीधा सीधा ऐड नहीं होगा. जहां पे कोई चीज सीधा सीधा ऐड ना हो सके तो हम उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज. जहां पे कोई चीज सीधी सीधी ऐड हो जाए उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. चार्ज के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. यहां पे लगाइए हमारे पास एक बैटरी, और मान लो यहां से करंट चलना स्टार्ट हुआ 10 एम्पेयर. तो अगर 10 एम्पेयर यहां से करंट चलना स्टार्ट होगा, इस वायर में मान लो ऊपर करंट चला गया 3 एम्पेयर और इस वायर में मान लो करंट चला गया 5 एम्पेयर,
तो इस नीचे वाली वायर में कितना करंट जाएगा? 2 एम्पेयर, है ना। और ये हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया? तुम्हें पता है दिस I प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 एम्पेयर। तो यहां से तुमने निकाल लिया I इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, और उसके बाद दोबारा यहाँ पे कितना करंट आएगा? 10 एम्पेयर। ये तुमने कैसे निकाल लिया? 3 प्लस 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 एम्पेयर, मतलब के सीधा सीधा एडिशन हो रही है ना। जिस तरह से तुम आम ऐड करते हो उसी तरह से करंट को भी ऐड कर सकते हो। तो यहां से हमारे पास लग रहा है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती थी? वेक्टर्स वो क्वांटिटीज होती थी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी हो और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। तो ये है मेरे पास करंट 10 एम्पियर। क्या इसके पास मैग्नीट्यूड है? 10। हाँ जी है। क्या इसके पास डायरेक्शन है? यस, इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ये वाला करंट लगा के देखते हैं। मैग्नीट्यूड है इसके पास? यस, 10 एम्पियर मैग्नीट्यूड इसका है। क्या इसके पास डायरेक्शन है? हाँ जी, नीचे की तरफ जा रहा है ये करंट, डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर्स की डेफिनेशन के हिसाब से करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेक्टर में हमने यही तो बोला था ना, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो वो वेक्टर होता है। लेकिन हमको ये भी कंफ्यूजन हो रही है कि ये स्केलर है। सो द कंक्लूजन इज इलेक्ट्रिक करंट ना तो स्केलर है ना वेक्टर है। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। ये एक तीसरी तरह की कैटेगरी में आता है जिसको हम बोलते हैं टेंसर। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। तो अगर तुम एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, नन ऑफ दीज, तो हमारा जवाब उसमें क्या होगा? टेंसर क्वांटिटी। और अगर टेंसर ऑप्शंस में नहीं है, अगर मैंने तुमको सीधा ये पूछ लिया इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर और वेक्टर, तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है स्केलर। वेक्टर नहीं लगा के आना कभी भी, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ के हिसाब से ऐड नहीं हो रहा। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर ऑप्शंस में टेंसर दिया हुआ है सो द बेस्ट आंसर इज इलेक्ट्रिक करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, ना ये स्केलर है ना ये वेक्टर। लेकिन अगर टेंसर ऑप्शंस में तुम्हारे पास नहीं है, सो सेकंड बेस्ट ऑप्शन दैट यू हैव फॉर करंट इज इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, नाउ ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी इलेक्ट्रिसिटी की, वी सेड दैट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी is equal to charge divided by time। लेकिन ये तो वही बात होगी ना, अगर तुम्हारा चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम के लिए फ्लो कर रहा है, मान लो फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4 सेकेंड्स कुछ चार्ज फ्लो कर गया, तो उससे तो हम करंट निकाल लेंगे इस फॉर्मूला से। लेकिन अगर मैं तुमको पूछ लूं कि बताओ भैया t इज इक्वल टू 3.2 सेकेंड्स पे, मतलब पर्टिकुलरली इस टाइम पे कितना करंट फ्लो कर रहा था? तो अगर मैं तुमको पूछ लूं पर्टिकुलरली एट अ सर्टेन टाइम व्हाट इज द करंट फ्लोइंग, तो उस केस में तुमको देखना पड़ेगा कि एक छोटे से टाइम t के लिए व्हेन t इज टेंडिंग टू 0, व्हाट इज द चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम। इसका मतलब तुम्हें देखना पड़ेगा 3.2 सेकेंड्स से लेकर 3.20000001 सेकेंड्स तक कितना करंट फ्लो किया है, एंड देन यू विल सी चेंज इन, आई एम सॉरी, कितना चार्ज फ्लो किया। ओके, हो सकता है मैंने पिछली वाली स्टेटमेंट में भी गलत बोल दिया हो। सो दिस इज डेल्टा ऑफ चार्ज अपॉन डेल्टा टी। ओके, प्लीज एक्सक्यूज मी अगर मैंने पिछली वाली स्टेटमेंट गलत बोल दी। सो तुम्हें देखना है कि एक छोटे से टाइम में फ्रॉम 3.2 सेकेंड्स टू 3.200001 सेकेंड, दैट मींस दिस टाइम लैप्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो इस छोटे से टाइम में when t is tending to 0, what is the current which has changed, and this will give you the value of instantaneous current। इसको हम बोलते हैं instantaneous current।
इंस्टा के नाम पे तुम्हें कुछ और ना याद आ जाए, इंस्टेंटेनियस करंट। आई होप तुम लोग वो रील वील ये सब नहीं करते होगे, ठीक है? ये सब मत करना यार, कॉलेज में जाना उसके बाद ऐश करना जितनी करनी है, ये समय नहीं है वो सब करने का। सो इंस्टेंटेनियस करंट वो होती है दैट इज द वैल्यू ऑफ करंट एट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम। इसका अगर तुम्हें एक एनालॉजीज के हिसाब से समझना है तो तुम इसको समझ सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और अगर तुमको समझना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज बेसिकली एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं होता। द ओनली डिफरेंस इज कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो ये टाइम की ड्यूरेशन ली जाती है, दैट टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस लैप्स ऑफ टाइम इज टेंडिंग टू जीरो। करेक्ट। और एक आखिरी चीज यहां पे हमने डिस्कस किया था कि करंट इज अ टेंसर क्वांट। अच्छा, टेंसर के बारे में मैं तुम्हें कभी और डिटेल में बता दूंगा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो करंट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सेकंड बेस्ट ऑप्शन है स्केलर। तुम्हें कभी कभी थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया जा सकता है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में तुम थोड़ा सा लिख लो और थोड़ा सा समझ लो कि मान लो तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है कहीं पे, और उसके बाद तुम्हारे पास कहीं पे नेगेटिव चार्ज है। ये कैपेसिटर की प्लेट नहीं है, ठीक है? उसके साथ कंफ्यूज मत करना, मैं वैसे ही रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं। कहीं पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, कहीं पे नेगेटिव चार्ज पड़ा है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा इस डायरेक्शन में। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारे पास होता है करंट। So the direction of current is same as the direction of electric field. लेकिन अब तुम सोच के देखो, इस पूरे सर्किट में तुम कहीं ना कहीं पे, कहां गया अपना ऑरेंज कलर, तुमने यहां पे कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अगर तुमने इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन जाके इस तरह से प्लेस कर दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ जाएगा, क्योंकि भाई वो खुद नेगेटिव है, उसको यू नो a negative charge is attracted by the positive charge and a negative charge is repelled by the negative charge. So in supporting both the cases, this electron will go towards the positive plate, that's for sure. तो मतलब सर्किट में अगर तुम देखो तो जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन का डायरेक्शन है, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कभी भी अगर तुम्हें सर्किट में पूछ लिया जाए, अगर तुमसे कुछ कंफ्यूजिंग सर्किट बना के तुमसे पूछ लिया जाए कि बताओ इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, तो तुम सबसे पहले कैलकुलेट कर लो कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन मान लो तुम्हारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी वुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी वुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो योर इलेक्ट्रिसिटी वुड बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब कि अच्छा, और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन सेम होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन विल बी डिफरेंट, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ऑल राइट, ऑल गुड। कुछ क्वेश्चंस करें जी, हमारे पास 20 मिनट है। पहले कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस करते हैं। मैं तुमको एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, और फिर उसके बाद हम कुछ करेंगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। So first question is, if 2.2 into 10 raised to the power, अच्छा यार, it's a request from me, सब लोग अपनी notebooks वगैरह निकाल लो और you actually try to solve these questions, okay? Don't watch these videos like a spectator. So I don't push you to turn on your webcams. मैं तुम्हें नहीं बोलता कि तुम अपनी ऑडियो ऑन करो, because I have this intimate trust with you guys कि अगर तुमने ये पाथ चूज किया अपने लिए, तो ऑब्वियसली तुम अपनी
अपने बेनिफिट के लिए जो भी करना बनता है वो करोगे। तो ये कोई मूवी हॉल नहीं है, ठीक है, कि मतलब तुम ऐसे बैठे हो आराम से और तुम वेट कर रहे हो कि मैं कब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। क्योंकि अगर इस तरह से चलता रहा तो फिर जब तुम नीट के पेपर में बैठोगे ना, वहां पे भी तुम्हें लगेगा कि अच्छा अरे सर कहाँ है, वो सॉल्व करेंगे आके। सो इट्स बेस्ट मेरे सॉल्व करने से पहले तुम पूरा का पूरा उसमें बुद्धि अपनी पूरी जान डाल दो। जब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तुम इसको करते रहो, राइट? So, if 2.2 into 10 raised to the power 5 electrons pass from A to B, ये क्या हो गया? वो oh my god, hold on, कैसे रोकूं मैं इसको? एक second, let me try to open a new page. Ooh, एक second यार, हाँ जी हो गया। Okay, so if 2.2 into 10 raised to the power 5 electrons pass from A to B in 10 raised to the power minus 4 seconds, बहुत ही कम समय होता है ये, आई एम सॉरी वो बाहर निकल गया। So 10 raised to the power minus 4 seconds, तो इतने कम समय में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पास हो गए और तुमको कैलकुलेट करना है फाइंड द मैग्नीट्यूड and direction of current. You have to find the magnitude and direction of current. और मेरे सिस्टम को कुछ हो गया, मैं इसको फिक्स करने की कोशिश करता हूं, तब तक you guys try this question. हाँ? Yep. So 2.2 into 10 raised to the power 5 electrons pass from A to B in a small amount of time. कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला लगाना है तुमको। सर फाइंड के बाद क्या लिखा है वहां पे? Find the magnitude and direction Direction. of current. हाँ, मेरी हैंडराइटिंग काफी ज्यादा अच्छी है, प्लीज बेयर विद नहीं इट। सर वो नेटवर्क नहीं है तो ब्लर हो रही है इसकी। Okay, okay, okay. Is it for everybody else? Twinkle, Kashish, blur है क्या? No, sir. Okay, ठीक है। So सबसे पहले तो यार डायरेक्शन तो बता दो बड़ी जल्दी से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर जा रहे हैं ए से बी की तरफ तो Sir, B2A. यस ऑब्वियसली, सो करंट की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी फ्रॉम बी टू ए। और कितना करंट फ्लो करेगा तो हमको पता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज हमको पता है, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम is equal to number of electrons is 2.2 into 10 raised to the Sir, power 3.52 into 10 raised per minus 10 ampere. 3.52 into 10 raised to the power minus 10 ampere. Yes, sir. Okay, ठीक है। So और इसके बाद we have charge on one electron which is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb divided by time which is equal to 10 raised to the power minus 4. चलो जी, अब मैं रंग बदल लेता हूँ। So this is 10 raised to the power 5, नीचे है 10 raised to the power minus 4, तो ये ऊपर जाके बन जाएगा 10 raised to the power 9, and this is 10 raised to the power minus 19, so total is 10 raised to the power minus 10. Now this is 2.2 into 1.6. चलो मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ। 16 twos are 32 और 3 सर आ गए 3.52 3.52 into into 10 to minus 10 10 raised to the power minus 10 and ampere, ampere. and direction of the current is from B B to A. to A. Simple enough. तो इस आसान क्वेश्चन को करने के बाद हम करेंगे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन इज, लेट्स से इफ चार्ज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या दे रखा है तुमको, दे रखा है चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
So charge is equal to t square plus 4t plus 5. ठीक है, चार्ज इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5, मतलब कि किसी भी टाइम पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो तुम यहां से कैलकुलेट कर सकते हो वैल्यू को प्लग इन करके। अगर मान लो मैं तुमसे पूछ लूं 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वायर के अंदर में से, तो तुम निकाल लोगे दिस इज 4 प्लस 8 प्लस 5, सो ये आ गया 17 कूलम्ब। ठीक है, तो ये हमको दे रखा है और तुमको निकालना है फाइंड करंट। फाइंड करंट और 2 पार्ट्स में ये क्वेश्चन है, फ्रॉम 0 to 2 seconds, करंट फ्रॉम 0 to 2 seconds, और फिर उसके बाद तुमको निकालना है एट t इक्वल टू 3 seconds. So you have to find current from 0 to 2 seconds और फिर तुम उसके बाद निकालना है 3 सेकंड पे कितना करंट होगा। अब दो ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अगर मैं तुमको कैटेगराइज करके दे दूं तो जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है दिस इज अबाउट फाइंडिंग एवरेज करंट, और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है दिस इज अबाउट फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो पहले वाले केस में एवरेज करंट फाइंड करना है, दूसरे वाले में इंस्टेंटेनियस करंट। सर एवरेज आ गया 6 एम्पियर एंड इंस्टेंटेनियस 10 एम्पियर। 8 plus 4 12 by 2 is 6। हाँ जी, सो एवरेज आ गया 6 और इंस्टेंटेनियस आ गया 2t plus 4 which is, हाँ जी 10। वेरी गुड कशिश, बिल्कुल सही एकदम। दोबारा हम एक बार करते हैं सब लोग। सो पहला पार्ट हम करेंगे जिसमें हमको निकालना है एवरेज। सो एवरेज करंट इज इक्वल टू dq बाय dt। तो dt तो हमको दे ही रखा है 2 से लेके 0 सेकंड, मतलब कि 2 - 0, और चेंज इन चार्ज तो हम देखेंगे 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे कितना चार्ज यहां से फ्लो कर रहा होगा। दैट वुड बी 2 into 2 which is equal to 4, 4 plus 8 which is equal to 12, 12 plus 5 which is equal to 17, so this is 17 minus 0 सेकंड पे कितना फ्लो कर रहा होगा, 0 0 5, so this would be equal to 12 divided by 2 which is equal to 6 ampere. Okay, Gurnoor, Twinkle, all good? Yes, sir. All right, then we have instantaneous. इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे dq by dt, and that means rate of change of charge, rate of change of charge with respect to t is, हम इसको differentiate करेंगे, so this would be equal to 2t plus 4, और यहाँ पे t की जगह हम पुट कर देंगे 3, so this will give me a total of 10 ampere of current. Okay, Gurnoor, please give me a thumbs up. सही था? All right. ओके जी, तो आज की क्लास का एक आखिरी प्रश्न। तो पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, चार्ज था जो वो टी के साथ वेरी कर रहा था। अगले क्वेश्चन में क्या होगा, मान लो करंट टी के साथ वेरी कर रहा है। अब चार्ज टी के साथ वेरी नहीं कर रहा, अब करंट टी के साथ वेरी कर रहा है, और जो फॉर्मूला है करंट का टी के साथ वेरी होने का दैट इज टी स्क्वायर प्लस 1। और तुमसे पूछ लिया गया फाइंड चार्ज flowing from t equal to 0 to t equal to 3 seconds। 0 से लेके 3 सेकंड तक कितना यहां से चार्ज फ्लो करेगा। मैं तुमको 1 मिनट दूंगा, अगर कॉन्सेप्ट तुम्हें खुद से फिगर आउट करना है कि कितना इसका आंसर आएगा।
ओके मैं जो क्वेश्चंस हमने कर लिए मैं उनको मार्क कर रहा हूँ और जो क्वेश्चंस हमने नहीं किए वो आएंगे Sir, तुम्हारे 12 coulomb. हाँ जी कशिश 12 coulomb. 12 कूलम ओके देखते हैं ओके एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद ठीक है सो 12 कूलम चलिए जी देखते हैं सो आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय क्यू तो आई को तो हम ये भी लिख सकते हैं ना डी क्यू बाय डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 और इसको तो हम ये भी लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी टी तो ये तो हो गया एक छोटा सा चार्ज अगर तुमको निकालना है पूरा चार्ज तो इसको हम कर देंगे इंटीग्रेट सो दिस विल बी इंटीग्रेटेड और यहाँ पे इंटीग्रेट करके हमारे पास आ जाएगा पूरा चार्ज और यहाँ पे जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे दिस वुड बी इक्वल टू टी क्यूब बाय 3 प्लस टी एंड व्हेन यू पुट लिमिट्स इट इज फ्रॉम 0 to 3 क्या मैंने सही किया ना कशिश Yes, sir. सो इसको अगर हम पुट करेंगे दिस इज 3 क्यूब बाय 3 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 27 by 3 plus 3 which is equal to 9 plus 3 which is equal to 12 coulomb. Very good, Kashish. All right. Yashvi कहाँ है? Twinkle, do you know her? तुम्हारे साथ है वो? No, sir. Okay. Do you know what's the issue? Like internet issues? What's the problem? No, sir. चलो जी कोई बात नहीं हम बात करेंगे उनसे और एक आखिरी प्रश्न आज की क्लास में जाने से पहले मैं तुमको एक ग्राफ दे रहा हूँ ताकि तुमको थोड़ी ग्राफ वाली फीलिंग आ जाए आई थिंक इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास शी जॉइंड राइट यशवी Yes, sir. किया हाँ था उसने ज्वाइन. हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है सो अगर मेरे को करंट और टाइम की वेरिएशन दे रखी है करंट और टाइम की वेरिएशन अगर मेरे को दे रखी है और लेट्स से दिस इज 5 एम्पेयर दिस इज 5 seconds let's say this is 10 seconds यहाँ पे एक बनाते हैं हम डॉट करंट टाइम के साथ कुछ इस तरह से बदल रहा है द क्वेश्चन इज फाइंड चार्ज फ्रॉम 0 to 10 seconds 0 से लेके 10 सेकेंड तक इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा कोई मेरे को आइडिया दे सकता है किस तरह से हम कर सकते हैं इसको क्या 11th क्लास में हमने बिल्कुल इसके जैसा मिलता जुलता कुछ और नहीं किया do we know this velocity is equal to rate of change of displacement velocity is equal to rate of change of displacement oh तुम्हें velocity word नहीं दिख रहा एक second so velocity is equal to rate of change of displacement okay अगर मैं तुमको velocity और time का ग्राफ दे दूं so if we have a velocity time graph वेलोसिटी कैसे निकलती है डिस्प्लेसमेंट को dt से डिफरेंशिएट करके अगर मैं तुमको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे दूं कुछ इस तरह से तो इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो तुम्हें क्या देगा एनीवन वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया अंडर द कर्व हमको क्या देता है Acceleration. Whoa. No. Displacement. 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 Now
एक्सेलरेशन क्यों नहीं देता? क्योंकि एक्सेलरेशन, देखो यार, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम। मान लो कुछ ये कर्व बन के आ गई, इस तरह से कुछ कर्व बन के आ गई। अगर मेरे को एक्सेलरेशन निकालनी है इसकी, लेट्स से दिस इज 2 एंड दिस इज 3, तो अगर मेरे को 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या है? मैं देखूंगा 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, फिर मैं देखूंगा 3 सेकंड पे 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, फिर मैं माइनस कर दूंगा 3 माइनस 2। तो 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? ये वाली। 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? ये वाली। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? ये वाला। सो बेसिकली दिस इज v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय, ये क्या है? t2 माइनस t1, and this upon this is actually going to give you the slope. So basically the slope is going to give you acceleration. और इसका area under the curve is going to give you the displacement from 2 to 3 seconds. Similarly, हमारे पास यहाँ पे है I is equal to rate of change of charge. I is equal to rate of change of charge. अगर मेरे पास I और T का ग्राफ है, इसका area under the curve is going to give me what? So 5 coulomb. 5 कूलम। ठीक है जी, आंसर निकालते हैं हम। 5 कूलम गलत लग रहा है कशिश, पूरा एरिया अंडर द कर्व तुमको निकालना पड़ेगा ना। सो एरिया अंडर द कर्व 2 पार्ट्स में बंट जाएगा। सो पहले हमारे पास एक यहाँ पे ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस, उसके बाद अपने पास ये वाला एरिया कितना बन गया? 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 25। तो यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा 12.5 और यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा 25 एंड इट गिव्स यू अ टोटल ऑफ 37.5 कूलम। All right, boys and girls, that was all in today's class. आज की क्लास में हमने जस्ट एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देखा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आसान है और बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। तो मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूँ इस चैप्टर की, बहुत ज्यादा ये स्कोरिंग है। क्यों स्कोरिंग है? क्योंकि जो क्वेश्चंस तुमको पूछे जाएंगे ना एग्जाम में, वो एक पर्टिकुलर सा एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, हमेशा उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर तुम मान लो रोटेशन वगैरह करने लग गए हो, रोटेशन चैप्टर कर रहे हो या फिर काइनेमेटिक्स का कुछ पढ़ रहे हो, तो तुम्हें कई बार कुछ भी पूछा जा सकता है। यू नो, इंक्लाइन प्लेन का एंगल बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तुमने कभी किसी बुक में वो देखा नहीं होता कि ये क्या हो गया यार। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से कुछ पर्टिकुलर सेट क्वेश्चंस हैं और उन्हीं क्वेश्चंस में से हमें पूछा जाएगा एग्जाम में। सो तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम इस चैप्टर को सीक्वेंस वाइज एवरी डे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो जिस तरह से हम क्लास में कर रहे हैं, सो दिस चैप्टर कैन बी अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर फॉर यू। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम कल मिलेंगे 7:30 बजे और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ओके, आज की क्लास को प्लीज रिवाइज कर लेना कल की क्लास में आने से पहले। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू टुमारो 7:30।